शाबाश मेरे शेरों, यही चाहिए था कि जो भी हो तुम लोग के अंदर डेडिकेशन होना जरूरी है। अगर अभी तक प्रेजेंट नहीं लगाई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लग जानी चाहिए, बुरा मान जाऊंगा मैं फिर। क्या बात यार, सीधी बात क्या है, हमें टाइम टेबल फॉलो करना है। 4 बजे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब 4 बजे एंटरप्रेन्योरशिप। दुनिया गई तेल लेने, हमें 4 बजे बैठ के बाबा जी के साथ वही 20-25 मिनट थोड़ी सी पढ़ाई करनी है, और क्या दिक्कत ही नहीं है। चलिए करें आरंभ। तो आज का टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। आखिर बिजनेस होता क्या है और ये टर्मिनोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, किस कारण से बिजनेस बिजनेस कहलाता है। मतलब हम बैठ के कहीं पे रास्ते में चने खा रहे हैं और कोई चने हमसे खरीद के ले गया तो क्या वो बिजनेस हुआ? या फिर हम चने की दुकान खोल के बैठे हैं और चने बेच रहे हैं तो क्या वो बिजनेस हुआ? या फिर हम किसी और की दुकान पे बैठ के एक बार चने बेच रहे हैं तो वो बिजनेस हुआ? ये हमें पता करना है। तो चलिए चालू करते हैं #booty1 से। हाँ, अगर भारतवर्ष में ही क्या पूरी दुनिया में देखा जाए तो इंसानी गतिविधियों को मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज को बोला जाए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होती है जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक मतलब हो गया भाई जो भी पैसे से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा जो आपका होता है वो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप किसी की पूजा करते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, फ्रेंडली हैं, सोशल हैं, वो चीज हो गई। आप भारत को लेके आपकी देशभक्ति हो गई। ये सब चीजें जो आती है ये नॉन इकोनॉमिक में आ जाती है। आपके माँ बाप का आपके लिए प्यार, तो पेरेंटल, सोशल, उसके बाद पेट्रियोटिज्म, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आ जाती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मतलब इनका पैसे से कोई रिलेशन नहीं होता। अब क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हमें किससे लेना देना है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। मतलब जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता ही नहीं है, आते ही नहीं है। तो हम इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे वो चीजें जो घर में पैसा लेके आती हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोफेशन से। प्रोफेशन का मतलब होता है वन प्रोफेसेस टू हैव एक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एक ऐसा बंदा जिसने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक्वायर की हो, यूनिक स्किल्स एक्वायर की हो, और उसके लिए उसके पास प्रूव करने के लिए एक डिग्री हो, एक सर्टिफिकेशन हो, वो प्रोफेशन कहलाता है। इसको भी डिटेल में नहीं जाना है, बस जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है आपको प्रोफेशन के बारे में उतना ही पता होना जरूरी है। तभी तो बाबा जी का काम क्या है पता है, डिटेल में नहीं जाना जो कि चीजें बकवास हैं। यहां पे हम बात करें 20 डेज प्लेज की। आपको यह ध्यान रखना है कि कल पेपर में क्या आने वाला है। डजंट मैटर आप आज 20 डेज प्लेज पढ़ रहे हो या आज से 4 महीने बाद कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। बाबा जी का पूरा एजेंडा है टेस्ट या पेपर में या बोर्ड्स में अपने 100% लेके आना। इतना लिख दो, 100% की गारंटी बाबा जी की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आप किसी और के लिए काम करते हो एक अर्न करने के लिए तो वो चीज कहलाती है आपका एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप ओनर नहीं हो, आप किसी के अंडर काम करके कुछ एक सैलरी या फिर कुछ और अदरवाइज वेजेस वगैरह जो है वो आप कमा रहे हो, वो कहलाता है आपका एम्प्लॉयमेंट। बट यहां पे जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगेन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ना, तो सारी चीजें किसके अराउंड घूमेंगी? बिजनेस भाई साहब के आसपास। तो बिजनेस में अगर हम बात करें तो बिजनेस के अंदर बोला जाता है अ स्टेट ऑफ बिजी, या मतलब आप बिजी हैं या ऑक्यूपाइड हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी और ऑक्यूपाइड मतलब अगर आप कहीं पे व्यस्त हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप उसको बिजनेस बोलते हैं। जैसे यार कभी कभार कोई डिस्टर्ब कर देता है और बोला जाता है ना, यार भाई यार तुम यार है ना यार प्लीज तू अपना काम कर, माइंड योर ओन बिजनेस यार, मुझे मेरा काम करने दे। तो वो जब वो चीज बोली जाती है तो वो जो माइंड योर ओन बिजनेस बोला जाता है वो क्या, तू अपने काम से काम रख, तू अपने आप को बिजी रख, तू अपने आप को ऑक्यूपाइड रख, ये चीज होती है एक्चुअल में। तो बिजनेस का मतलब आप ऑक्यूपाइड है, मतलब आप खुद का कोई काम कर रहे हैं, और जब खुद के कोई काम को मॉनेटरी ऑब्जेक्टिव के लिए आप करने लगते हैं तो वही आपका टेक्निकल टर्म्स में एंटरप्रेन्योरशिप में बिजनेस कहलाने लगता है। एक्सप्लेन करके देखते हैं, देखो है ना, ऐसे तो आएगा नहीं समझ में क्योंकि इसके मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो बिजनेस हुआ क्या? तो भाई बिजनेस अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में काम करने वाली चीज है भाई। तो इंस्टीट्यूशन हो गया, मतलब अब अपन उसको एक तरीके से फ्रेमवर्क दे रहे हैं, फिजिकल फ्रेमवर्क दे रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशन ही होगा जो कि ऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब फ्रेम किया गया है, हमने उसको स्टार्टअप की तरह चालू किया है, और वो साथ साथ में ऑपरेट भी होता है। चलो याद की 3 चीजें क्या है? इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ साथ क्या है, वो ऑर्गेनाइज हुआ है और वो ऑपरेट भी होता है। ऑपरेट मतलब अपना काम करता है। क्या काम करता है? प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। करें एक बार मतलब आप और मैं, मतलब पर्सनली इंटरेक्शन चलते ही रहता है, तो तुम और मैं स्माइल लाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ तो कर सकता हूं ना यार। तो एक बार तुम लोगों से पूछ लेता हूं, चलो। तो बिजनेस क्या हुआ? एक इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है?
ऑपरेट करता है। हाँ मैं समझ गया, ऑर्गेनाइज करने के बाद करता है। यही पता है मैं गलती करूं और तुम लोग पकड़ो ना तो बड़ा मजा आता है कि तुम लोग कितना सीरियसली वीडियो देखते हो। तो पकड़ लिया कि पहले ऑर्गेनाइज्ड फिर ऑपरेटेड, मतलब आई लव यू। ठीक है चलो, तो यार क्या हुआ यहाँ पे, उन्होंने बोला कि बिजनेस जो है, फिर से बोल देता हूं, सॉरी लास्ट टाइम मैंने गलती की थी तो मैं सुधारूंगा ना यार। तो बिजनेस एक वो इंस्टीट्यूशन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है और साथ साथ में ऑपरेट होता है। क्या के लिए होता है भाई? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लेकिन यार सोशल सर्विस थोड़ी ना है, फ्री में प्रोवाइड थोड़ी ना करेगा। तो यार तुम लोग सोचोगे बाबा जी हाँ हमने सुना था कुछ प्रॉफिट के लिए करता है यार। तो यार जब तुम लोग सोचोगे तो क्या बाबा जी तुम्हें गलत ठहराएंगे? बिल्कुल नहीं यार, बिल्कुल सही हो तुम लोग। इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन मिलता है। उससे मिलेगा क्या? जो इंसेंटिव है वो प्राइवेट गेन की तरह माना जाएगा। तो इंसेंटिव क्या हुआ? मतलब मैं आपको अगर इंसेंटिव टर्म की टर्मिनोलॉजी समझाऊं तो इंसेंटिव का मतलब होता है एक तरीके का रिवॉर्ड। वो रिवॉर्ड जो आएगा वो प्राइवेट गेन की तरह आएगा। बाबा जी प्राइवेट क्यों बोला? प्राइवेट क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बिजनेस का है, बिजनेस किसी और को नहीं दे रहा, वो बिजनेस खुद रखेगा। और गेन क्योंकि फायदा हो रहा है। फायदा किस चीज से हो रहा है बेटा लोग? गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सेल करके। आपको डेफिनेशन याद हो गई होगी, एक बार फिर से बस लास्ट बार, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, तो एक बार लास्ट बार करेंगे। इंस्टीट्यूशन है भाई, बिल्कुल सही, ऑर्गेनाइज्ड है। बाबा जी ने गलती की थी, सॉरी यार। उसके बाद ऑर्गेनाइज के बाद क्या बोला गया यार? हाँ मैंने सुना था हाँ एक मिनट अरे तुम लोग चांस दो यार, तुम लोग पहले बोल देते हो यार। अब सुनाई दे गया ना यार मुझे, ऑर्गेनाइज के बाद ऑपरेटेड था। नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो तो इंस्टीट्यूशन हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ और वो ऑपरेट होता है। ऑपरेट क्यों होता है? टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। कहां प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज करता है? मार्केट में करता है। तो इंसेंटिव क्या मिलता है? प्राइवेट गेन्स। जीनियस। बट एक बात बताना तो भूल ही गया कि ये एक डेफिनेशन याद कराई है मैंने तुम्हें, और ये डेफिनेशन दी थी बूचक्खा ने, मतलब BO व्हीलर। एक मिनट मैं लिख देता हूं, मतलब मैं ऐसे याद करता हूं, बूचक्खा BO व्हीलर, ये भाई साहब थे जिन्होंने ये डेफिनेशन दी थी जो मैंने अभी आपको बताई है। हाँ अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो यार देखो कितना मजा आता है ना जब वो एक पर्सनल इंटरेक्शन, वो एक बॉन्ड बनता चला जाता है, आप और मैं पढ़ते हैं जब। तो यार इसी पर्टिकुलर कारण से मैं आपसे बोलूंगा जल्दी से अपनी अब कॉपियां खोलो और अपन लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में, क्योंकि बिजनेस का मीनिंग तो पता चल गया। अब हमें पढ़ना है कि आखिर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो कोई इशू नहीं है, चलिए एंटर होते हैं #booty2 में। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंस। आप एक चीज याद रखना, जब आप बोर्ड अटेम्प्ट करोगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, तो आपको एक जो टर्म है एंटरप्रेन्योर, वो यूज बहुत करना है ना। बहुत का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा या फिर एकदम ही कम कर दो तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन याद रखना जहां पे भी बिजनेस टर्म एसोसिएटेड होगा, यानी जहां पे भी बिजनेस टर्म आएगा वहां पे आपको एंटरप्रेन्योर लिखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो जब बोला गया एंटरप्रेन्योर्स प्रेजेंस, लिखो ये चीज जो मैं बोलने वाला हूं कि ये जो बिजनेस वर्ल्ड होता है इसके अंदर हमेशा कोई एक ऐसा बंदा मिलेगा जो कि एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप इसको समझ सके, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ साथ में वो उससे रिलेटेड रिस्क को भी समझ सके, अंग्रेजी में बोला जाए, एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक बोलती है, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं थोड़ा सा फास्ट हो रहा हूं, ठीक है, ये अभी हम प्रीमियर कर रहे हैं, वीडियो आपके सामने प्रीमियर के फॉर्म में है, लेकिन आपको जहां लगे कि यार बाबा जी मुझे नोट्स लिखने का मौका चाहिए, अगर आप कुछ बोल रहे हो पॉज करो, मुझे लिखो और फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे आओ। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट मींस ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर रिलेटेड टू बिजनेस। कुछ भी काम कर रहे हो आप बिजनेस के अंदर, चाहे वो गुड्स सेल कर रहे हो, चाहे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, एवरी सिंगल थिंग इज एसोसिएटेड विथ मनी। पैसे से इन्वॉल्व है, पैसे से रिलेटेड है, जो भी होगा बिजनेस के अंदर वो पैसे से होगा और कुछ भी। फिर जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चों को कंफ्यूज भी करती है और गलत आंसर लिखने पे मजबूर भी करती है, जो है प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ बिजनेस दो तरीके से ऑपरेट कर सकता है, एक तो हो गया आपका बगल का किराना स्टोर और दूसरा हो गया वो इंडस्ट्रियल एरिया जो आपकी सिटी में पाया जाता है। ये जो रिटेल मार्केट देखते हो, आपके घर के आसपास कोई भी मॉल वगैरह हो या कोई भी ऐसा मार्केट हो जहां पे चीजें बिकती हैं, तो वो जो लोग होते हैं वो कहते हैं अपने आप को कि हम गुड्स को प्रोक्योर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर्ड। नाउ प्रोक्योर का मतलब होता है किसी और से खरीद के फिर आप उसे बेचते हो। तो प्रोक्योरमेंट का मतलब नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड्स बट श्योरली सेलिंग द गुड्स। जैसे आपने क्या किया, आपने सोचा यार मेरी सिटी में ये पर्टिकुलर आइटम तो है नहीं, जैसे आपने सोचा यार कि यार मारुति की गाड़ियां बहुत बिकती हैं लेकिन मेरी सिटी में कोई बेचने वाला नहीं है, तो आपने क्या किया, मारुति
का शोरूम लिया, फ्रेंचाइजी ले ली वहां पे, और आपने उस फ्रेंचाइजी के थ्रू कार्स सेल करना चालू की, तो यहां पे आप जो कर रहे हो वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, वहां पे आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, गाड़ियां आप नहीं बना रहे, आप लेकर बेच रहे हो। और दूसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पे आप खुद प्रोड्यूस करके मार्केट में बेचते हो। जैसे हमने देखा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एक प्रोडक्ट काफी फेमस है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, वो होता है पापड़। पापड़ जो है अगर अधिकतर देखा जाए जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है हमारे भारत की सभ्यता में और जिस तरीके से बनाया जाता है, टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, वो पापड़ जो है वो हमारे भारत की महिलाएं बनाती हैं। वो स्मॉलर एरियाज में, वो स्मॉलर सेक्टर्स में, मैंने क्योंकि वो चीज देखी है, मैंने उस पर सर्वे किया है, वो लोग जिनके हाथों में जादू है वो जानती हैं कि कला क्या है उस चीज को बनाने की, और वो बनाकर उस चीज को बेच रही है। हेल इवन अगर आप जानते नहीं हो तो राजस्थान में एक एरिया है, एक छोटा सा गांव है, वहां की महिलाएं जो है एप्पल कंपनी के लिए लेदर केसेस बनाती हैं उनके प्रोडक्ट्स के लिए, और वो मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में डील किए जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं। सो यहां पे पॉइंट क्या है, वो ये कि प्रोडक्शन के अंदर आप प्रोड्यूस करेंगे और प्रोक्योरमेंट में आप सिर्फ चीजें खरीदकर बेचेंगे। अब आप बेचते भी बेसिकली तीन तरीके से हो। पहला हो गया आप कंज्यूमर को बेचोगे, यानी वो जो उस सर्विसेज को यूज करना चाहता है या उस गुड्स को यूज करना चाहता है, एंड टू एंड हो जाएगा यहां पे। दूसरा हो सकता है कि आप प्रोड्यूसर्स को बेचो, प्रोड्यूसर्स आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और उससे कोई और चीज बनाएंगे। जैसे हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, उनको ले लेते हैं हम। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी सारी चीजें बनाती है, आउटसोर्स करना पड़ता है। जैसे महिंद्रा के अंदर फिएट का इंजन लगता है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आपको आउटसोर्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप अगर उसमें पैसे लगाओगे तो मे बी आपके लिए काफी महंगा पड़े। तो आप प्रोड्यूसर्स को भी बेच सकते हो। और अल्टीमेटली सर्विसेज की बात आती है, मतलब आप कोई सर्विस रेंडर कर रहे हो, जैसे OLX वाला प्लेटफॉर्म हो गया, वहां पे सर्विस रेंडर की जा रही है कि बायर्स और सेलर्स को मिलाया जा रहा है, तो ये भी एक चीज है। फिर आपको कुछ और पॉइंट्स भी मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि बाबा जी हैं और अगर डिटेल में नहीं जाएंगे तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या। तो एक और पॉइंट यहां पे आता है यूटिलिटी का। मतलब बिजनेस की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो यूटिलिटी क्रिएट करती है। अगर कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं भी थी तो उस चीज की रिक्वायरमेंट बिजनेस क्रिएट कर देता है। एक बहुत ही फनी एग्जांपल है मेरे पास। मतलब एक दिन अपन मेले में थे यार, अपन ने सोचा यार चलो ऐसे घूमते फिरते, हमारे यहाँ पे क्या मेला वेला लगता है बहुत, तो बड़ा मजा आता है ऐसे घूमने में, जाओ बातें बातें करो ऐसे, मतलब मेला वेला मतलब घंटा कोई अपन को भाव नहीं देता, लेकिन मैं तो बता रहा हूँ, वो स्टोरी बनाना अच्छा लगता है ना। नहीं, स्टोरी सच है लेकिन अपने आप को बताना अच्छा लगता है। सो मैं गया वहां पे, देखा तो यार कुछ ऐसा हाथ जैसा टंगा था, उसमें एक बड़ा सा डंडा सा लगा था और एक हाथ बना हुआ था। अब मैं कहा ये चम्मच जैसा क्या है यार, और कढ़ाई में कोई ऐसा हाथ डाल के चीजें निकालना क्यों चाहेगा, बड़ा अजीब सा लग रहा था यार। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछा यार, मैंने कहा भैया ये है क्या, ये चीज अजीब सी क्या है कि इतना बड़ा एक स्टील का ऐसा लगा है पाइप और उसमें एक हाथ लगा हुआ है, और जो ये यूटेंसिल्स वगैरह, ये जो अजीब से आइटम्स होते हैं प्लास्टिक वगैरह के, उधर पे वो टंगा हुआ था। भैया बोलते हैं कि सर जी वो पीठ वीठ पे खुजली होती है ना, ये उसको खुजाने के काम आता है। अपन का दिमाग फिर गया, अपन ने कहा वाह भाई, मतलब इन चीजों के लिए भी आज के टाइम पे यूटिलिटी है। तो और मैं कहा भैया ये बिकता है, बोलते हाँ भैया बहुत बिकता है। मैं कहा वाह, कि यार साला खुजली मचे तो खुजाने से पहले वो आइटम ढूंढने बैठो, और नहीं मिले तो फिर तो खुजा ही नहीं सकते। मतलब ये इतना वर्स्ट आइडिया था लेकिन यूनिक आइडिया भी था। मैं कहा हाँ भाई यार चीज बढ़िया है। और पता नहीं कुछ लोग हो सकता है भाई डेली हर संडे को सुबह बैठ के खुजाने के लिए बैठते हो कि लेग घिसे घिसे घिसे। बट हाँ, मैंने देखा तो मैंने तुम लोग को बताया कि हाँ बिजनेस कितना इनसेन भी हो सकता है कि उन चीजों की यूटिलिटी क्रिएट की जाती है। You're getting my point, जो मैं कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट आता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बिजनेस नहीं होगा अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल नहीं करेगा या सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है भाई। नाउ एक और पॉइंट आता है इसके अंदर, और वो है रेगुलरिटी। जैसे हम लोग होते हैं ना बड़े लेजी से, कभी काम करना है कभी काम नहीं करना है, कभी मस्ता रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस ऐसा नहीं होता। बिजनेस के साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बिजनेस रेगुलर होना चाहिए, मतलब रोज काम करना पड़ेगा आपको, रोज प्रॉफिट्स अर्न करने पड़ेंगे। तो कई बार है ना जो कॉमर्स वाले ना, वो जब प्रोजेक्ट बनाते तो उनको दिमाग में आता अरे भाई गलत प्रोजेक्ट बना दिया। वो किसी बुक में लिखा हुआ था 1 अप्रैल की डेट डली हुई थी लेजर में, सब में 1 अप्रैल की डेट डाल के आ गए भाई, और फिर देखा तो पता चला यार मैम बोल रही है बेटा क्या तुमने 1 अप्रैल को ही पूरा प्रोजेक्ट बनाया था क्या, मतलब बिजनेस पूरा तुम्हारा 1 अप्रैल को ही हुआ, 31 मार्च को खत्म, साल भर में कुछ हुआ ही नहीं। तो वही चीज, वही गलती आप क्या करके आते हो, जब लेजर्स बनाते हो तो आप एक डेट डाल के आते हो और वो चीज पकड़ लेते हैं, क्योंकि बिजनेस मांगता है रेगुलरिटी। अगर आप बिजनेस में रेगुलर ही नहीं हो, कंसिस्टेंटली काम ही नहीं कर रहे हो, तो वो बिजनेस थोड़ी ना है। मतलब आप बोलो यार कि सर मैंने पता एक बार क्या किया था, मेरे पास एक चीज पड़ी हुई थी, मैंने उसको लिया और बेच दिया मार्केट में, तो दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस वो चीज है जो रेगुलर है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पे आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स,
यानी आप बिजनेस में कभी भी सर्टेन नहीं हो सकते कि आपको रिटर्न्स मिलेंगे जैसे पिछले साल मिले थे, जैसे उसके पिछले साल मिले थे, या जैसे हमेशा से मिलते रहे थे। रिटर्न्स हमेशा अनसर्टेन होंगे। मे बी इस साल कुछ भी नहीं मिला, मे बी अगले साल आप बहुत ज्यादा कमा लो। सो दैट इज अनसर्टेनिटी। कभी भी चीजें एक जैसी नहीं रहेंगी बिजनेस के अंदर। जो पैसा कमा रहे हो वो भी नहीं, और जो मार्केट के अंदर आपका शेयर है वो भी नहीं। इट विल ऑलवेज चेंज। फिर आते हैं प्रॉफिट अर्निंग, यानी बिजनेस का कोर मोटिव होता है। ठीक है, आज के टाइम पे कंपनीज कुछ भी बोल रहे हैं, कंपनी बोले कि नहीं यार प्रॉफिट की बात ही नहीं है, हम तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, या फिर हम जो है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं, हम तो अपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, ये सब बोला जाता है अपर लेयर एडवर्टाइजिंग, कमर्शियलाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ बिजनेस होता है या अपर लेयर कहलाता है कि बिजनेस को छुपाने के तरीके हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो होता है वो ये है कि एज अ बिजनेस आप सर्वाइव ही तब कर पाओगे, आप ग्रो ही तब कर पाओगे जब आप प्रॉफिट्स कमा रहे। सबके बर्तन आज ही धुलने हैं, मतलब मुझे जब काम करना है तो सारे बर्तन धुलेंगे। वो पीछे भी आवाज आ रही है यार। और लास्ट पॉइंट आ जाता है एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी आप कभी भी ये सोच के नहीं चल सकते कि आपका बिजनेस सिक्योर है, क्योंकि जैसा मैंने बोला अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स, मतलब आज ज्यादा है कल और ज्यादा हो सकता है, मे बी कल कम भी हो सकता है। तो हमेशा क्योंकि रिटर्न्स की अनसर्टेनिटी रहेगी, इसीलिए रिस्क हमेशा बना रहता है। इट इज नॉट अबाउट रिस्क ऑफ लॉसेज ओनली, याद रखना, गलत नहीं लिख के आना, ठीक है। सीबीएसई ये नहीं बोलता कि लॉसेस का रिस्क लिखो। रिस्क का मतलब पता है क्या है? रिस्क का मतलब होता है रिस्क ऑफ फेलियर, यानी मे बी आपने कल और अच्छा कमाया, उसके बाद और अच्छा कमाया, उसके बाद भी कमाया, लेकिन उतना अच्छा नहीं कमाया जितना पहले कमाया था। प्रॉफिट्स में हो सब है, बट आपके रिटर्न्स अनसर्टेन होने के कारण आपके प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा फॉल आया, एंड दैट इज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। मतलब हमेशा खतरा बना रहेगा कि मे बी आप थोड़े पिछड़ जाओ, मे बी आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएं, एंड मे बी आप लॉसेस में चले जाओ। सो ये तीन चीजें रिस्क के अंदर आती हैं। तो चलिए भाई #booty3 में एंटर करते हैं। आरंभ। तो चालू करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस एक्टिविटीज जो होती हैं वो ब्रॉडली क्लासिफाई होती हैं 3 एक्टिविटीज में। अपना पेन और अपनी कॉपी उठा लो, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलोगे जो भी मैं बोलूंगा, क्योंकि इतना डिटेलिंग है नहीं, मैं नहीं चाहता कि बिना बात के आपको एक्स्ट्रा बर्डन दूं, क्योंकि आप उसके अंदर अपनी अंग्रेजी डाल सकते हो। मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स बताते जाऊंगा जो आप लिखते चलोगे। तो पहला आता है मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, यानी आप क्या करते हो, रिसोर्सेज उठाते हो, रॉ मटेरियल्स उठाते हो और उनको एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो जो कि कंज्यूमर यूज करना चाहता है। अब देखो, जैसे मैं बताता हूं कि यार आपको अगर सोफा चाहिए तो उसके लिए बट ऑब्वियसली आपको चाहिए पड़ेगी लकड़ी या फिर प्लास्टिक, या जिससे भी बनाते हो आप, जो भी आपकी चॉइस है। तो ऐसा तो है नहीं कि यार लकड़ी पे सीधे ढेले भर पे जाके बैठ जाओगे ऐसे टूटी हुई लकड़ी पे। आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उधर पे आपके पास यार एक फर्नीचर प्रॉपर फर्निश्ड हो। तो यहां पे ही आ जाती है यूटिलिटी क्रिएशन। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, यूटिलिटी क्रिएट करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग और कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। एंड हाँ, ऑब्वियसली फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, तो वो चीज तो आपको इसमें याद रखनी ही है। एक और चीज इसके अंदर जो याद रखने वाली है वो ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज के थ्रू होती है। दैट मीन्स यहां पे आपका लगता है लेबर एज वेल एज कैपिटल, दैट मीन्स द मशीनरी इन्वॉल्व। तो दोनों चीजों को भी आपको इसके अंदर नोट डाउन करना जरूरी है, लेबर भी लगेगा और साथ साथ में मशीन भी लगेगी। अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली 3 टाइप की इकोनॉमीज में होती है। पहली तो हो गई आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर होता क्या है, जो कंपनीज होती हैं वो मास प्रोडक्शन करती हैं और गुड्स को सेल करती हैं फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। यहां पे कुछ यूनिक नहीं है, क्योंकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यू आर फ्री टू प्रोड्यूस गुड्स एंड फ्री टू सेल इट इन द मार्केट, ताकि आप बढ़िया प्रॉफिट अर्न करो। बिल्कुल मतलब फ्री हो, कोई आपको कुछ फोर्स करेगा नहीं, कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। दूसरा आता है कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी। नाउ कलेक्टिविस्ट इकोनॉमी बोलता है इट इज डायरेक्टेड बाय द स्टेट टू सप्लाई गुड्स इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहां पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, कौन से गुड्स सप्लाई किए जाएंगे, कौन से नहीं किए जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग उन गुड्स को सप्लाई किया जाता है। इसमें फ्रीडम नहीं होती है, इसमें जो डायरेक्शंस हैं उसके हिसाब से ही गुड्स मार्केट में सेल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर आपको लिखना है तो जो मैंने शुरुआत में बोला था वो लिख सकते हो, मैं फिर से बोल देता हूं। इट इज बीइंग डायरेक्टेड बाय द स्टेट टू सप्लाई गुड्स इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और लास्ट तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी के अंदर। मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी जो होती है उसके अंदर क्या होगा, आपके ऊपर गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। जैसे हमारे भारत की बात करता हूं मैं, जर्दा, गुटखा, तंबाकू,
धूम्रपान और लिकर वगैरह के लिए यहाँ पे सरकार जो है थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखती है, और ये रिस्ट्रिक्शंस जो एक्चुअल में होते हैं यही कहलाते हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहता है, लेकिन कोई ज्यादा ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। कंज्यूमर्स के लिए, मार्केट के लिए, सप्लायर्स के लिए पूरी फ्रीडम होती है, लेकिन हाँ कुछ गुड्स में जो होता है वो थोड़ा बहुत वो रोक टोक करते हैं, ज्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, वो आता है आपका ट्रेडिंग। नाउ ट्रेडिंग जो होता है वो कुछ बहुत अलग नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, बस मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, और ट्रेडिंग के अंदर पता नहीं मैं कभी कभी कुछ बोल जाता हूं, वैसे मैन्युफैक्चरिंग में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया जाता है, साथ साथ में ट्रेडिंग में भी सेल किया जाता है, लेकिन डिफरेंस पता है क्या आ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यू मैन्युफैक्चर एंड देन यू सेल, ट्रेडिंग में यू आर नॉट मैन्युफैक्चरर, यू आर नॉट एट ऑल अ मैन्युफैक्चरर, ऑल यू आर डूइंग इज यू आर बाइंग द गुड्स और यू आर सेलिंग द गुड्स। सो द आर्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज एक्चुअली ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग में डिफरेंस समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरिंग में आप प्रोड्यूस करते हो, ट्रेडिंग में प्रोड्यूस नहीं करते हो। और थर्ड और लास्ट पे आते हैं जो कि कहलाता है सर्विसेज। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, आपकी बुक्स में टिपिकली दिया हुआ है कि आप सर्विसेज को नाम देते हो इनटेंजिबल कमोडिटी, जो दिखती नहीं है, जिसकी प्रेजेंस आपको नहीं, मतलब प्रेजेंस इन द सेंस फिजिकल फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, वो नहीं दिखेगी, लेकिन हां यू कैन फील इट, दैट इज हाउ सर्विसेज आर। जैसे आपको घर पे स्विच बोर्ड में बटन्स बदलने नहीं आते, आप किसी को बुलाओगे उससे बदलवा लोगे, दैट इज कॉल्ड एज सर्विस। आपका एसी अच्छा नहीं चल रहा था, आपने सर्विसमैन को बुलाया, उसने एसी ठीक करके दे दिया, आपका एसी ठंडा होने लगा, दैट इज टर्म्ड एज सर्विस। सो सर्विसेज आर बेसिकली इनटेंजिबल फॉर्म। यहां पर आपको फिजिकली कुछ नहीं मिल रहा है, बट आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज यू वांटेड दैट थिंग टू हैपन। इसको ही आप सर्विस का नाम देते हो। हाँ भाई, घंटा बजा दिया जाए। अब चालू होने वाली है हैशटैग बूटी4, जिसमें हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बस इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक बचेगा, ज्यादा डील में नहीं जाना है, डिटेल में। चलिए चालू करें। तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। जो पहला सेगमेंट में बात करने वाला हूं वो होगा प्राइवेट एंटरप्राइजेस का। प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होती हैं वो प्राइवेटली ऑपरेट करती हैं, प्राइवेटली गवर्नड होती हैं। अब यार बाबा जी ये क्या बात कर रहे हैं? देखो यार, तुम्हारा मेरा इंटरेक्शन जब होता है ना तो बहुत कॉमनली, बहुत पीसफुली होना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का क्या मतलब है? यानी इसमें कोई बाहर वाला ज्वाइन नहीं कर सकता। इसमें जिसको आप जानते हो, जिसको आप समझते हो, जिसको आप मानते हो, बस वही लोग मिलकर काम करते हैं। यानी जब कोई बाहर वाला नहीं है तो पब्लिक नहीं है, और पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट है। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर सबसे पहला आता है प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नड एंड मैनेज्ड बाय में सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसा मैं आपको बोल रहा था, सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ टाइम बाद, आने वाले सालों में अगर आप देखोगे तो 1% कंपनी से चेंज होने वाला है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, 1% कंपनी भी है, मैं वो नहीं बोल रहा, बट बता रहा हूं इट इज बीइंग ओन्ड बाय, मैनेज्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय, गवर्नड बाय। आपको लिखना है, फिर से बोल देता हूं, ओन, मैनेज, कंट्रोल्ड एंड गवर्नड बाय एन इंडिविजुअल। जब एक इंसान काम करता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप है। बस इतना। सेकंड आ जाते हैं पार्टनरशिप। तुम और मैं कभी ऐसा हुआ कि यार बाबा जी के साथ काम करना है यार, तो यार मतलब एक फोन आया भाई अपने पास कि यार नहीं भाई बाबा जी के साथ काम करेंगे। अपन ने मिलकर एक पार्टनरशिप चालू की, अपन ने मिलकर करना काम चालू किया। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं भी इंटरेस्टेड हूं। जो अपन मिलकर काम करेंगे वो कहलाएगी पार्टनरशिप, जहां पे 2 और मोर, मतलब 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर। अगर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में चले जाऊं तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग जब इकट्ठे काम करते हैं, चाहे तो वो साथ में मिलकर इकट्ठा काम करें, चाहे कोई एक उनके बिहाफ पे काम करे फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। नाउ प्रॉफिट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव वाली बात हो गई। तो ये कहलाती है आपकी पार्टनरशिप। बस मैक्सिमम कितने होंगे इसके अंदर? 50 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 2 होते हैं, इससे ज्यादा याद नहीं रखना। फिर आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है? ये जो आपका खानदानी बिजनेस होता है, वो जो खानदान से पुश्तैनों से, मतलब पुश्तों से चला आ रहा है, उस बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसमें जो सबसे टॉप पे बैठे होते हैं हमारे दादाजी या जो भी हैं, सबसे ओल्ड जो मेंबर होता है वो कहलाता है कर्ता, और बाकी सब भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट कर्ता जो होता है वो सबसे बड़ी लीड लेके चलता है और सब कुछ वही करता है। बस यहां पे ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय अ फैमिली, और इस फैमिली में डिसीजन मेकर होता है कर्ता, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, जैसे हमारे अमूल भाई साहब। अब ये अमूल जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती क्या है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। अब कई लोग गलती ये भी करके आते हैं, मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कान लगा के सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। कई लोग पार्टनरशिप को वॉलंटरी एसोसिएशन कहते हैं, बट नाइदर पार्टनरशिप इज वॉलंटरी एसोसिएशन नॉर इट इज एन एग्रीमेंट, इट इज अ रिलेशन।
पार्टनरशिप रिश्ता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो वॉलंटरी एसोसिएशन है बिटवीन द पर्संस जो साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। मतलब वो जो लोग काम कर रहे हैं एक दूसरे के भले के लिए काम कर रहे हैं। तो गलती मत करके आना, पार्टनरशिप रिलेशन हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन हुआ, लोगों का जो साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स लिखकर आना इसके अंदर। आई समझ में बात? चलो नेक्स्ट करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। और ये पूरी कंपनीज जो होती हैं ये सबकी सब कहलाती हैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज। ये अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती हैं, मार्केट में इनका अच्छा शेयर होता है। बेसिकली जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आपको देखने में मिलती हैं वो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। तो कभी कंफ्यूज मत होना पब्लिक सेक्टर और पब्लिक कंपनी के बीच। पब्लिक कंपनी कौन सी हुई? जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। पब्लिक सेक्टर भारत सरकार, समझ गए ना? हाँ चलो भाई आगे बढ़ना भी तो जरूरी है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। अब ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बोल लूं या गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस बोल लूं बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो उनकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अब आप बात करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की। ना ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती हैं ये सरकार के अंडर में काम करती हैं और इनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही गवर्न करते हैं या चलाते हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स सरकार के अंडर होंगी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इनको रन करेंगे और इन पे जो कंट्रोल होता है वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज का होता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट जो है तो वो रेलवे मिनिस्ट्री जो है वहां पर उसको रेगुलेट करेंगे, कोई और उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। सेम बात आती है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की भी। तो यहां पर डिपार्टमेंट्स अलग अलग डिवाइडेड रहते हैं भारत सरकार के अंडर और स्टेट ऑफिशियल्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं वही उसको रेगुलेट करके चलते हैं। फिर सेकंड आता है पब्लिक कॉर्पोरेशंस और आप इसको अगर एक और नाम से जानते होंगे जो बिजनेस में टर्म यूज होता रहा है वो है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। नाउ डिफरेंस क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशंस में और पब्लिक सेक्टर के अंदर जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स अपन ने पढ़ा? सी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है वो भारत सरकार के अंडर है और जो यहां पर मैं बात कर रहा हूं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की या पब्लिक कॉर्पोरेशंस की, ये जो होते हैं ये बेसिकली एक स्पेशल एक्ट के अंडर फॉर्म होते हैं। अगर वो एक्ट नहीं है तो ये पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जैसे आपका LIC हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया, ICMA हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो गया। ये सारे जो है ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर आए हैं। हाँ ये भारत सरकार के अंदर ही गवर्न होते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन दे कीप एन आई, दे कीप अ ट्रैक, बट ये अपने अलग ऑपरेट होते हैं। एक ऑफिशियल अपॉइंट कर दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से इनके ऊपर नजर बनाए रखने के लिए, लेकिन काम तो ये पूरा खुद से ही करते हैं। अपनी खुद की इनकी वर्किंग होती है, अपने तरीके से काम करते हैं। बस ये याद रखना, इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, खत्म। और इसी के अंदर आता है लास्ट जो होते हैं पब्लिक सेक्टर्स के अंदर, वो आती है गवर्नमेंट कंपनीज। नाउ मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट, मैं साथ में बोल रहा हूं कंपनीज, यानी ये वो भारत सरकार की कंपनीज हैं जिसमें कंपनीज के अंदर, यानी आप जानते हो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। इन कंपनीज का एग्जिस्टेंस जो होता है वो इसलिए होता है क्योंकि इन कंपनीज के अंदर 51% ऑफ मिनिमम पेड अप कैपिटल, 51 बोल रहा हूं मैं, 100% शेयर में से 51% जो है वो भारत सरकार ओन करती है। अब हो सकता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट ओन करती हो 51%, हो सकता है पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, लेकिन मिनिमम 51% किसके पास होगा? आपकी भारत सरकार। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL के नाम से आप उसे जानते हो, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे जो हैं ये हमारे गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेजर स्टेक, मेजर शेयर, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल भारत सरकार का। अब हमारी बूटी #4 के अंदर लास्ट पॉइंट की बात कर लेता हूं जो कि है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। बेसिकली जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस है क्या? ये एक तरीके का पार्टनरशिप बोलूंगा मैं बहुत स्पेसिफिक रहूंगा क्योंकि आपको आंसर्स लिखने रहेंगे। सो ये एक पार्टनरशिप होती है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में। नाउ ये जो पार्टनरशिप है ये एग्जिस्ट इन दो के बीच जब करने लगती है कि स्पेसिफिक परसेंटेज में, तब मैं इसको नाम देना चालू करता हूं। बोलो जल्दी से, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर हुआ यहां तक पॉइंट? अब इसके अंदर हमें परसेंटेज देखना पड़ेगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। सो अगर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या फिर गवर्नमेंट, हमारी भारत सरकार 26% शेयर होल्ड करती है, उसके साथ साथ प्राइवेट प्रमोटर 25% होल्ड करता है और बाकी स्टेक जो है वो जनरल पब्लिक के पास है, तो उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज को बोला जाएगा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जैसे गिरनार स्कूटर्स अगर आपने सुना हो पंजाब साइड पे, तो ये
पंजाब क्यों बोल रहा हूं यार, सॉरी यार, गुजरात साइड पे अगर गिरनार स्कूटर्स का एग्जांपल लूं तो बहुत बेस्ट एग्जांपल है ये। जो गुजरात साइड गिरनार स्कूटर्स हैं उसके अंदर कुछ स्टेक स्टेट गवर्नमेंट का है, कुछ स्टेक बजाज ऑटो का है और बाकी पब्लिक का है। तो ये गिरनार स्कूटर्स जो है ये गुजरात के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये बताने का कि इस तरह के वेंचर को जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का नाम दिया जाता है। खत्म यहीं पे, लास्ट बस बेयर कर लो, खत्म होने वाला है। तो बढ़ते हैं हमारी आखिरी बूटी पे, बूटी #5। तो हमारा लास्ट टॉपिक है चॉइस ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप फ्यूचर में कैसा बिजनेस करोगे। तो पहला आ जाता है आपका विजन क्या है। विजन रिलेटेड टू द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। मान लीजिए आप अभी इतने बड़े विजनरी नहीं है, आपको ये लगता है कि यार एक बिजनेस स्टार्ट तो करो, पहले बढ़ा लेंगे, ग्रो कर लेंगे बाद में। आप एक बहुत छोटा सा बिजनेस, एक स्टोर खोलना चाहते हो छोटा सा, तो वहां पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप को भी लेकर आ सकते हो। आप आराम से उस बिजनेस को कैरी आउट कर सकोगे क्योंकि आपको ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप सोच के चल रहे हो कि नहीं यार थोड़ा ऊपर सोचना चाहिए और आप चाह रहे हो कि आप थोड़े बड़े लेवल पे बिजनेस खोलना चाहते हो, तो पार्टनरशिप भी बुरा ऑप्शन नहीं है। यहां पे आप पार्टनरशिप के थ्रू कैरी आउट कर सकते हो अगर आप मीडियम स्केल बिजनेस में जाना चाह रहे हो। लेकिन आप टेक्निकलिटीज बहुत रखना चाहते हो अपने बिजनेस में, आप चाहते हो कि आप बिजनेस को काफी बड़े लेवल पे लेके जाओगे, मे बी आपके पास पैसा भी अथाह है, कैपिटल बहुत है, तब आप सोच सकते हो कंपनीज के बारे में। आप मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, आप चाह रहे हो कि मार्केट में फुल फ्लेजेड तरीके से जाओ, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सीधे बोलता है प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में जाओ। प्राइवेट लिमिटेड में 100-200 लोग अपना पैसा लगाएंगे, पब्लिक लिमिटेड में 200 की लिमिट क्रॉस करके वो तो फिर अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं आपकी कंपनी में। सो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच सकते हो। इवन आप पार्टनरशिप के बारे में भी सोच सकते हो अगर लार्ज स्केल में जा रहे हो, लेकिन वो तब जब आप प्रोफेशनली उतर रहे हो, कोई प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहे हो जिसको बिजनेस में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तब आप लार्ज स्केल में पार्टनरशिप सोच सकते हो। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में तो आपको प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड में जाना पड़ेगा अगर आप बहुत ही लार्ज स्केल पे सोच के चल रहे हो। फिर आता है लेवल ऑफ कंट्रोल यू वांट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको चाहिए कि कंट्रोल आपका रहे तो यार बिल्कुल खुशी खुशी सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओ। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल चाहते हो, मतलब हाँ ठीक है थोड़ा बहुत शेयर कर लेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकते, तो मे बी आप पार्टनरशिप में जा सकते हो, मे बी प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो जहां पे आप 200 मेंबर्स तक रख सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत चिल्ड आउट बंदे हो, आपको चाहिए अथाह पैसा, साथ साथ में आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि यार ठीक है कंट्रोल किसका होगा, मेरे पास जब तक पैसा आ रहा तब तक हम बहुत खुश हैं, उस केस में आप कर सकते हो, ऑप्ट करना अगर चाहो तो फिर आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हो। पब्लिक सेक्टर नहीं, पब्लिक लिमिटेड में जा सकते हो। पब्लिक लिमिटेड आप चूज कर सकते हो जहां पे आपका भी कंट्रोल है लेकिन पब्लिक शेयर्स, जहां आपका भी शेयर है और आम जनता का भी शेयर है। यहां पे आपका कंट्रोल जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, बट अल्टीमेटली अगर आप बहुत बड़े लेवल पे काम करोगे इस लेवल पे, तो आपकी अर्निंग्स भी उतनी ही ज्यादा होंगी अगर आप मेजॉरिटी ऑफ स्टेक होल्ड करते हो तो। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है द लेवल ऑफ स्ट्रक्चर यू आर विलिंग टू डील विथ इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। सी अगर आप बहुत छोटे लेवल पे जाना चाहते हो, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया या मे बी इवन पार्टनरशिप हो गया, यहां पे स्ट्रक्चर इतना ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, इतना कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, चीजें बहुत सिंपल सी होंगी। हाँ भाई 3-4 लोग काम करने वाले हैं, बैठे आलती पालती मार के डिसीजन ले लिया, बढ़िया एकदम सिगड़ी से की और अपने चिल्ड आउट बंदे भाई। लेकिन अगर आप बहुत सीरियस बंदे हो और आप चाहते हो नहीं यार एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, तब आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पता है। तब आप सोचना चालू करोगे यार नहीं यार मुझे तो भाई करना काम ऐसे है, अब जब मैं ऐसे सोच रहा हूं तो उसके लिए तो स्ट्रक्चर चाहिए पूरा। और वो स्ट्रक्चर कहां से आएगा, आप जब लोगों को अपॉइंट करना चालू करोगे, जब लोगों को सैलरीड बेसिस पे रखना चालू करोगे, तब आपके डिपार्टमेंटेशन होना चालू होगा आपकी कंपनी के अंदर। सो अगर आपको स्ट्रक्चर प्रॉपर चाहिए, हाँ आप सोल प्रोप्राइटरशिप छोड़ दो, पार्टनरशिप छोड़ दो, आप जाओ प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। लेकिन अगर आपको उससे फर्क नहीं पड़ता तो इशू ही नहीं है, बढ़िया भाई सिगड़ी के आसपास सेको अपने हाथ, बढ़िया डिसीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस वल्नरेबिलिटी टू लॉसूट्स। आप कोशिश करो कि ऐसा बिजनेस चूज करो जहां पे आप वल्नरेबल नहीं हो, मतलब एक्सपोज्ड नहीं हो कि आपके ऊपर हमेशा ही लॉसूट्स आ रहे हैं। जैसे हमारी ड्रग इंडस्ट्री आ गई, फार्मास्यूटिकल्स की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर जब आप काम करते हो तो आपके ऊपर लॉसूट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। वो वाला ड्रग नहीं बोल रहे अपन, है ना, तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करना, मैं बात कर रहा हूं मेडिसिन की, दवाइयों की। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप प्रॉब्लम में आने लगोगे, यहां पे आपके साथ हो सकता है मे बी काफी ज्यादा लॉ सूट्स वाले प्रॉब्लम्स हों। अगर आपको लगता है आप काफी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी से हो, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये सारी चीजें तो आप डील कर लोगे, बिल्कुल जाओ। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें नहीं देखना चाहते तो मे बी कोशिश करो कि आप स्टिक करो
बहुत ही ऐसे बिजनेस पे जिसमें इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। जैसे आईटीसी की बात करें, इंपीरियल टबैको कंपनी के बारे में, आईटीसी जो है, अब वो दिक्कत में पता है क्यों है? क्योंकि वो टबैको का उसका मेन बिजनेस है, 60-70% का मार्केट शेयर उसका टबैको का है, तंबाकू का है। अब वो दुविधा में है क्योंकि भारत सरकार एक्सट्रीमली अभी एरोगेंट हो गई है, तंबाकू को लेके बंद करने पे तुली हुई है। हर स्टेट में बंद हो रहा है, मध्य प्रदेश में बंद हो गया है, गुजरात में बंद हो गया है। मतलब यहां पर उस कंपनी के लिए प्रॉब्लम हो गई क्योंकि काफी ज्यादा लॉसूट्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काफी ज्यादा प्रेशर है कि वो ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करना बंद कर दे। बट वो कैसे कर दे? तो पहले से ही डिसाइड करके चलना चाहिए कि आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हो, आप ज्यादा लॉसूट्स के लिए कहीं एक्सपोज्ड तो नहीं हो। और लास्ट जो कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कितने हैं। हर बिजनेस आज के टाइम पे सर्वाइव और ग्रो तभी कर सकता है जब वो प्रॉफिट अर्न करे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। तो अगर आपके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स अच्छे हैं, वेल एंड गुड, बिल्कुल उस बिजनेस में एंटर हो। लेकिन आपको लगता है कि स्ट्रगल बहुत है और मे बी वो टाइम और पैसा दोनों का वेस्टेज है, अवॉइड करो ऐसी चीजों को। तुम लोगों पे गर्व है कि आज तुम सबने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है #Day 3 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोगों को मेरे साथ मजा आ रहा होगा, वो इंटरेक्शन में वो फैमिली वाली फीलिंग आनी चाहिए। अटेंडेंस सबकी लग गई होगी, नहीं लगी है तो जाते जाते लाइक बटन को हिट करो, कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लगा दो, और हां, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल को जरूर करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कल #Day 4 में। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से